हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके पास प्रीवियस वीडियोस में आपके पास एनसीईआरटी बुक के 12th स्टैंडर्ड का जो चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट, वो पढ़ रहे हैं आपके पास। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं डिटर्मिनेंट की, और जो आपके पास रह गई हैं वो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके पास। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ में आपके पास मैं 4 प्रॉपर्टीज़ आपको बता चुका हूँ, और आपके पास 5वीं और 6वीं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक, तो आपके पास थोड़ा सा आपके पास उसका रिकॉल कर लेंगे आपके पास। तो देखिए आपके पास कि पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में हम केवल क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, रिमेन्स अनचेंज, यानी आपके पास उसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी थी आपके पास, अगर आप ये आपके पास है आर आई और सी जे को आपस में परस्पर विनिमय, मतलब आपके पास संगत पंक्ति को संगत कॉलम में क्या करते हैं, आपके पास विनिमय करते हैं। मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम बन जाए, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो उस टाइम पर उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता आपके पास। ठीक है, और ऐसे हमको क्या प्राप्त होता है आवगिक केस में ट्रांसपोज, इसलिए आपके पास इसका नोटेशन कुछ ऐसा है। आपके पास दूसरा आपके पास है इफ, अगर आप पंक्ति को आपस में विनिमय करो, पंक्तियों को या फिर कॉलमों को आपस में क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, तो आपके पास हम इजीली आपके पास उस टाइम पर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू की उसमें केवल किसका अंतर आएगा, केवल चिन्ह का परिवर्तन आता है। क्या आता है, चिन्ह का परिवर्तन आपके पास। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी आपके पास। ठीक है, आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी थी आपके पास, अगर किसी डिटरमिनेंट में आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो जाएं रो और कॉलम आपके पास। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या है, इफ रोज यानी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर आपके पास क्या हो जाए, आपके पास 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए आइडेंटिकल, तो उस टाइम पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ये मैंने आपको बताया आपके पास। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। इसी प्रकार से आपके पास चौथी प्रॉपर्टी आपके पास थी, अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को कांस्टेंट से गुणा करते हैं, इस प्रकार से आपके पास, अगर ध्यान दीजिए, आपके पास किसी रो या किसी कॉलम को क्या करते हैं, आपके पास किसी कांस्टेंट के से गुणा करते हैं। आप कैसे गुणा करते हैं, उसके प्रत्येक आपके पास जो आपके पास जितने भी एलिमेंट है उस कांस्टेंट से गुणा हो जाता है, तो उस टाइम पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। जो आपके पास जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके अलावा कुछ सब प्रॉपर्टीज़ भी थी, तो इसके लिए आपके पास मैं लिंक आपके पास आपके पास जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा आपके पास। और साथ में आपके पास जो अब आज जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला 5वीं और 6वीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पास उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इनसे आपके पास थोड़ा सा हट के आपके पास होने वाली, इनका भी यूज़ होगा उसमें, इन प्रॉपर्टीज़ का, इसलिए मैं आपके पास इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके पास। और वीडियो को पूरा देखें आपके पास, तब जाके आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी समझ में आएगी। अगर केवल आप केवल ऐसी आधा आधा देखोगे तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें ऊपर, तब जाके आपके पास कुछ फ़ायदा होना। तो आप आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5th आपके पास। ठीक, तो प्रॉपर्टी में 5th प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति है तो स्तंभ भी हो सकता है। ठीक है, यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक होना चाहिए आपके पास, प्रत्येक अवयव 2 राशियों के योग के रूप में हो, मतलब आपके पास 2 आपके पास क्या हो, आपके पास क्वांटिटीज़ के सम के रूप में आपके पास। ठीक है, तो उस सारणिक को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है उसी पंक्ति के अनुदिश, उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश। अब इसको थोड़ा समझने के लिए तो क्या है, मान लो एक सारणिक आपके पास दिया है डेल, इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान देना, यह है A1 प्लस अल्फ़ा, A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, ये इस प्रकार से है। पहली पंक्ति का जो अवयव है उसमें मैं आपके पास क्या है, 2 एलिमेंट का सम आपके पास है। जो आपके पास फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 2 क्वांटिटी के सम के रूप में है। और इसी प्रकार से B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इस प्रकार से। तो मैं इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के रूप में लिखूंगा। इस जिस रो में आपके पास है ना 2 एलिमेंट के जो एलिमेंट है ना सम के रूप में आएगा ना, उनके हिसाब से लिखा जाएगा, यानी उसी के अनुदिश लिखना है आपके पास, उसी के आपके पास देखो कि उस हिसाब से हो जाएगा। जो पहले एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, और दूसरे एलिमेंट आप आएंगे अल्फ़ा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो जिस
रो या जिस कॉलम के एलिमेंट्स दो क्वांटिटीज़ के सम के रूप में आएंगे उसके ही अलोंग हम उसको क्या करेंगे, दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में व्यक्त करेंगे। ये हो गया del 1 प्लस del 2, ये इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं तो क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, अब रो है तो आपके पास क्या होगा, कॉलम के लिए भी होने वाला है, रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, अगर किसी रो या किसी कॉलम के लिए आपके पास के जो प्रत्येक अवयव हैं वो आपके पास क्या है, आपके पास हैं इज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज, तो जो सम ऑफ टू क्वांटिटीज हैं देन द डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड या कैन बी एक्सप्रेस्ड है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, हम उनको टू डिटरमिनेंट के रूप के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब ये टू के लिए कहीं पर अगर थ्री होता ना तो थ्री के लिए भी ये वैलिड होता है, तीन डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे याद करो, मैं इसका प्रूफ भी आपको करा रहा हूँ। देखिए आपके पास कि अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी है तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे आपके पास, तो मैं इसको इसकी वैल्यू निकालूंगा तो वो इन दोनों के सम के रूप में आने वाली है। वो किस प्रकार से होगा तो उससे आपके पास क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास एज ए एग्जाम्पल तो हम आगे करेंगे आपके पास मैं यहाँ पर एज ए इसका एक्सप्रेशन वाइज आपके पास इसका सॉल्यूशन बताने वाला, यानी इसका इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने वाला, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को एक बार जरा दोबारा ध्यान देना कि अगर किसी डिटरमिनेंट में यानी किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव क्या हो जाएं, दो अवयवों या दो राशियों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, तो हम क्या करते हैं उस सारणिक को भी क्या करते हैं, दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त, मैंने del 1 प्लस del 2 के रूप में व्यक्त किया। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि उसी पंक्ति या उसी कॉलम के अनुदेश ही होने वाला है, यानी उसी के अलोंग क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा आपको। जैसे इस केस में R1 के अनुदेश था, तो देखो मैंने क्या कर दिया, उस R1 के अवयवों के अनुदेश दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख दिया। R1 के जो दो राशियों के योगफल के रूप में तो मैंने उनको अलग अलग लिखा, A1 पहले वाले A1 A2 A3, फिर अल्फा बीटा और गामा लिख दिया आपके पास, ठीक है। अब इसका जरा प्रूफ देखते हैं आपके पास। अब मुझे अगर पांचवी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी तो मुझे मतलब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो इन दो डिटरमिनेंट के वैल्यू के एडिशन के बराबर होना चाहिए, मुझे प्रूफ करना है। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम इजीली निकाल सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास मैं क्या करता हूँ कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ, जो ये वाला प्लस डेल है इसकी वैल्यू निकालता हूँ, किसके अनुदिश, इसी के अनुदिश निकाल रहा हूँ, अलोंग R1 जो पहली पंक्ति उसके अंदर इसका वो निकालता हूँ। तो देखो क्या बोल रहा हूँ, तो डेल इक्वल टू मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहला एलिमेंट A1 प्लस अल्फ़ा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा मालूम है। अब क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी प्लस B2C3 माइनस C2B3 ये आपके पास होता है, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव तो अगला एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा A2 प्लस B2 बीटा, और इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है जिस पंक्ति जिस कॉलम में इसको हटाएंगे तो B1 गुणा होगा C3 से, B1C3 माइनस C1B3 ये, और लास्ट प्लस ये पॉजिटिव आएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड प्लस गामा, और ये प्लस होएगा जिस पंक्ति जिस कॉलम को हटाएंगे तक प्लस होगा B1C2 और इसी प्रकार से माइनस C1B2। ये कुछ मुझे इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना ये दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हैं इससे, तो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले A मल्टीप्लाई होगा फिर अल्फा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A1 B1C3 माइनस C2B3, और कौन मल्टीप्लाई होगा, अल्फा गुणा हो जाएगा, फिर अल्फा भी गुणा होगा, अल्फा B1C3 माइनस B2B3, तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो दो एलिमेंट हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ये मुझे प्राप्त हुआ, ठीक। आप क्या करेंगे, इसमें भी दो एलिमेंट दोनों मल्टीप्लाई और माइनस को मैंने उभयनिष्ठ ही लिया है, तो माइनस को मैंने उभयनिष्ठ लिया तो देखो क्या मिलता है आपके पास, आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास पहले A2 गुणा हो तो जाएगा A2 B1C3 माइनस C1B3, फिर बीटा भी गुणा होगा प्लस बीटा, ये भी होगा B1C3
माइनस C1B3। तो ये कुछ ऐसा गुणा हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब ये लास्ट ये भी मैंने गुणा कर दिया इसके साथ, अब ये भी दोनों के दोनों गुणा होंगे इससे, तो आपके पास लास्ट मिल रहा है प्लस, ये हो जाएगा A3 इंटू B1C2 माइनस C1B2, और ऐसे ही प्लस गामा, ये हो जाएगा B1C2 माइनस C1B2। तो ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, जो A1 B1 और A3 सॉरी A1 B2 A1 A2 और A3 वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ मैंने लिख दिया। देखिए इस प्रकार से A1 इंटू B1C3 माइनस C2B3, ये इस प्रकार से। फिर ये माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस में आएगा, माइनस A2, और ये हो जाएगा B1C3 माइनस C1B3, और ऐसे फिर माइनस, अब ये वाला गुणा होगा तो प्लस क्या आएगा, प्लस A3, और ये हो रहा है B1C2 माइनस C1B2। तो ये पहला भाग तो मैंने ले लिया जिसे मैं A1 A2 और A3 वाले पद को लिया। ठीक है, और प्लस बीच में क्या आएगा, प्लस, बाद में क्या लेंगे, अल्फा बीटा और गामा वाले, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ, देखिए अल्फा गुणा B1C3 माइनस C2B3, क्यों यही तो है, फिर माइनस के कारण इसने नेगेटिव होना है, माइनस बीटा, यहाँ हो जाएगा B1C3 माइनस C1B3, और लास्ट गामा, ये हो जाएगा B1C2 माइनस C1B2। तो मैंने क्या क्या केवल इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया। इसमें क्या क्या कि जो मल्टीप्लाई किया था मैंने इस अव्यय को इससे भी, इसको इससे भी, और इससे इसको भी, तो मुझे इस प्रकार से प्राप्त हो। मैंने क्या किया, A1 A2 और A3 वाले जो पद हैं उनको एक तरफ लिखा, और जो अल्फा बीटा गामा वाले उनको एक तरफ। अगर मैं कहूँ आपसे, देखो गौर से देखो, अगर मैं कहूँ इसका विस्तार कीजिए, इसका विस्तार कीजिए, तो विस्तार करने पर क्या मिलेगा, ये वाला पद मिलेगा। क्या मिलेगा, ये वाला पद मिलेगा, यानी ये कुछ और नहीं, ये मैंने कहा डेल 1 है और ये क्या है, डेल 2 है, तो ये हो गया डेल 1। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की बात करूँ, अगर आप इसका विस्तार करते हो डेल 2 का, तो मुझे देखो ये पहली पंक्ति के अंदर से विस्तार करना ना, तो मुझे कुछ ऐसा ही प्राप्त होने वाला, यानी ये कुछ और नहीं, ये क्या है, डेल 2 है। तो यानी एक बार मैंने क्या प्रूफ कर दिया, इस डेल को मैं डेल 1 प्लस डेल 2 के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। तो यही आपके पास क्या है, इसकी जो आपके पास पांचवी प्रॉपर्टी है वो इसी प्रकार से आपके पास सिद्ध होती है आपके पास। ठीक है, और ऐसी आपके पास जो छठवीं है कि वो इस पर ही आधारित होने वाली है। तो मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ जो इसकी छठवीं प्रॉपर्टी आपके पास। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास अब छठवीं प्रॉपर्टी। ठीक, अब आपको थोड़ा सा छठवीं प्रॉपर्टी आप देखो तो आपने ना, जब हमने आवी पढ़ाया था तो उसमें कुछ ऑपरेशंस बताए थे। ठीक है, उनमें एक ऑपरेशन था, वो आपको याद हो, RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ, और CI प्लस K टाइम्स ऑफ CJ। याद हो आपके पास, तो जब आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए थे आव्यूह में यानी मैट्रिसेस में, तो हमने इस प्रकार के दो ऑपरेशन पढ़े थे। एक मेन ये आपके पास रो के लिए, वैसे कॉलम के लिए भी था, तो इस प्रकार का ऑपरेशन था। ठीक, किया क्या था हमने कि आईवी पंक्ति में यानी आयथ जो आपके पास रो है उसमें K टाइम्स ऑफ जेथ जो आपके पास रो है उसको K से गुणा करके जोड़ा था। ठीक है, अगर आप ऐसे ऑपरेशन किस पे लगाते हो, डिटर्मिनेंट पे लगाते हो। क्या लगाते हो, डिटर्मिनेंट में वैल्यू ऐसे आपके पास ऑप्शन लगाते हो, तो इसका अर्थ होगा कि उस टाइम पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे देखो, मैंने कहा आपके पास, मान लो इफ़ डिटर्मिनेंट है आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो मैंने क्या किया, इस पर ऑपरेशन लगाया। मैंने कहा R1 में K टाइम्स ऑफ R2 कर देते हैं, जैसे रो के लिए होगा वैसे कॉलम के लिए भी होगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा आपके पास। देखो A1, अब करना क्या है कि जो पहली जो पंक्ति है उसके 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 जो एलिमेंट्स हैं उसमें दूसरी पंक्ति के जो एलिमेंट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उसको K से मल्टीप्लाई जोड़ना है। अब देखो दूसरी पंक्ति ये है, पहली पंक्ति, इसको जब K से गुणा करेंगे इन एलिमेंट को, तो K टाइम्स ऑफ B1 जुड़ जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा प्लस K टाइम्स ऑफ B1। ऐसे इसके साथ होगा तो A2 प्लस K टाइम्स ऑफ B2, और ऐसे आपके पास A3 प्लस K टाइम्स ऑफ B3, और बाकी वैसे लौटेगा B1 B2 B3 C1 C2 और C3। तो मुझे कुछ ऐसा प्राप्त होगा। तो एक नया डिटर्मिनेंट आपको प्राप्त हो रहा है। देखो जो इसका मैंने ये ऑपरेशन लगाया, इसके पश्चात मुझे कुछ डिटर्मिनेंट कुछ इस रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो अब मैं देखूं तो आपके पास क्या हो गया, जो पहली पंक्ति है
वो क्या हो गई है, दो एलिमेंट्स के सम के रूप में आए। दो पर जो पहले जो रो है R1, इसके प्रत्येक अवयव जो है, यानी प्रत्येक जो एलिमेंट है वो दो क्वांटिटी यानी पास टू क्वांटिटीज के सम के रूप में व्यक्त है। तो मैं इसको अलग अलग रूप में लिखूँ तो क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस यहाँ हो जाएगा K टाइम्स ऑफ B1 K टाइम्स ऑफ B2 K टाइम्स ऑफ B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैंने आपको एक सब प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपके पास किसी डिटर्मिनेंट में किसी दो पंक्ति या दो कॉलमों के एलिमेंट्स अगर क्या हो जाएं, सेम प्रोपोर्शन में हो जाएं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अब इधर देखो, इसमें जो R1 है और जो R2 है, R1 और R2 जो हैं, अगर मैं देखूं इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट क्या हैं, सेम प्रोपोर्शन में है। या आप चाहे तो इन सब से K उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो ये अपने आप ही K हट जाएगा यहाँ से, तो देखो आइडेंटिकल हो गए। तो अपने आप ही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके जो वैल्यू की क्या हो जाएगी, 0। तो मुझे मिल रहा है del 1 इक्वल टू, ये कुछ और नहीं, ये क्या था, ये तो डेल था। यानी क्या अर्थ हुआ इसका, जब इस प्रकार के ऑपरेशन जो आपने अवयव में भी पढ़े हैं कि एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयव को K से गुणा करके जोड़ना, ठीक है, तो अगर इस प्रकार के आपके ऑपरेशन लगाते हो तो सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी आपके पास क्या होगा, देखो, द वैल्यू of a determinant does not change, अब मैंने क्या कहा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है व्हेन एनी रो, अब रो है तो आप समझ जाओगे कॉलम भी हो सकता है, और कॉलम आपके पास, ठीक है, इज multiplied by a quantity and is added to a multiply by a quantity and is added to other, ये आपके पास, या आप लिख सकते हो बस अदर रो है तो कॉलम होगा। अब ध्यान देना, जहाँ पर एडिशन जो हो गया वहाँ सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास मैंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो इज मल्टीप्लाई बाय ए क्वांटिटी, या कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, एंड इज एडेड टू अदर रो, और उसको क्या कर दिया जाए, दूसरी रो, या आपके पास एनी अदर रो आपके पास लिखते हैं, टू एनी अदर रो। तो अगर हम उसको क्या करते हैं, दूसरी रो से जोड़ दें, तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, को डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टीज़, आपके पास जो आपके पास रह गई थी वो मैंने आपको बता दी आपके पास। तो इसके अलावा भी आपके पास कभी कभी आपके पास किसी बुक में कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं आपके पास, तो आपके उनको भी आप ना साइड बुक आपके पास है तो उससे आप इजीली पढ़ सकते हो। पर जो आपकी किताब में जो मेन आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी वो आपके पास मैंने आपको बता दी। ये 6 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2 सब प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि अगर सेम रेशियो में आते हैं तो भी आपके सेम प्रोपोर्शन में आते हैं, अगर किसी पंक्ति या किसी कॉलम के हुए तब भी उसका मान 0 होता है, या कुछ उभयनिष्ठ होता है तो उस उभयनिष्ठ को हम बाहर ले सकते हैं, जो तो उस टाइम पर जैसे यहाँ पर हो रहा है, और आइडेंटिकल हो गया तो इसलिए इसका मान क्या हो गया, 0 आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताई आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। और जो पहली प्रॉपर्टी है 5वीं उसी पर आधारित है ये भी, ठीक है, और इसलिए आपके पास मैं 5वीं जो प्रॉपर्टी है उस पर आधारित एक एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ आपके पास, ठीक। तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, मैंने आपके पास 5वीं 6वीं प्रॉपर्टी है, 6वीं प्रॉपर्टी जो 5वीं प्रॉपर्टी पे आधारित है, ठीक है। तो 5वीं प्रॉपर्टी पे आधारित मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और बाकी आपके पास नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके पास जो इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है 4.2 उसको बताऊँगा आपके पास, ठीक है। तो 5वीं प्रॉपर्टी पे आधारित आपके पास क्वेश्चन देखिए आपके पास, आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी है, x3, क्या नहीं x3, पर साथ में लिख दिया गया है कि यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, आपको करना क्या है, पहले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है,
उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है आपके पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास, तो हमें प्रूफ करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है ये। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया इसकी वैल्यू कितनी थी, डेल। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी, डेल। ये था x प्लस वाई, 5x प्लस 4y, 10x प्लस 8y, x 4x 8x, x 2x और 3x। ये जो मैंने आपके पास डिटरमिनेंट था इसकी वैल्यू मैंने मान ली डेल, और यही प्रूफ क्या करना है कि डेल का मान क्या आना चाहिए आपके पास, एक्स क्यूब आना चाहिए, इसका अर्थ ये, ठीक है। तो जो मैंने आपके पास प्रॉपर्टी बताई पांचवी, उसके आधार पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो फर्स्ट कॉलम है, देखिए इस पर ये जो इसमें फर्स्ट कॉलम है, ये इस कॉलम को अगर मैं बात कर रहा हूँ C1 की, तो इसके प्रत्येक अवयव जो हैं वो क्या आ रहे हैं आपके पास, दो एलिमेंट्स के सम के रूप में आए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी जो पांचवी बताए उसके आधार पर देखो क्या हो जाएगा, मैं इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिखूंगा। अगर मैं इसको दो डिटरमिनेंट के रूप में लिखूंगा तो किसके अलॉन्ग, इसी कॉलम के एलिमेंट्स के अलॉन्ग लिखा जाएगा। तो क्या होगा, पहले आएंगे पहले वाले अवयव, मतलब जो प्लस से पहले गए, यानी x 5x 10x, बाकी दोनों पंक्तियां वैसे उधर जाएंगी, x 4x 8x, x 2x 3x प्लस। अब दूसरे वाले सारणी में क्या होगा, जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा उसमें आपके पास जो दूसरे एलिमेंट्स है ना सम के बाद, वो आएंगे, यानी y 4y 8y। इसी प्रकार से x 4x 8x, x 2x और 3x। तो मैंने ये जो पांचवी प्रॉपर्टी थे उसके आधार पर मैंने क्या कर दिया, इस डिटरमिनेंट को जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके अलॉन्ग दो डिटरमिनेंट के रूप में लिख दिया, del 1 और del 2 लिख सकते हो आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है उसमें देखो पहली पंक्ति में भी x उभयनिष्ठ है, दूसरी पंक्ति में भी x उभयनिष्ठ है, और तीसरी पंक्ति से भी x उभयनिष्ठ है। तो मैं x को उभयनिष्ठ ले रहा हूँ, देखो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर x फ्रॉम R1 R2 एंड R3। आपके पास मैंने सब प्रॉपर्टी के रूप में बताया था, फ्रॉम डिटरमिनेंट फर्स्ट, जो इस तरफ डिटरमिनेंट है फर्स्ट, वो आपके पास उससे क्या ले लिया मैंने, x को उभयनिष्ठ ले लिया, फर्स्ट रो से भी, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से। तो ये इस पक्ष में हो जाएगा डेल इक्वल टू, देखो एक x यहाँ से आया, एक x यहाँ से और एक x यहाँ से, कितना हो जाएगा x इंटू x, और अंदर रह गया 1 1 1 5 4 2 10 8 और 3, ये कुछ इस प्रकार से। अब इधर देखो आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूं और आपके पास मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की तुलना करता हूं, ध्यान देना, जो सेकंड डिटरमिनेंट है उसमें अगर मैं देखूं, जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है वो आपके पास, अगर मैं उनके रेशियो की या प्रपोर्शन की बात करता, तो ये x अपॉन वाई, y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x ही आता। या आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप चाहे तो ऐसे समझने के लिए ये भी कर सकते हो, इसी प्रकार इसमें जैसे आपके पास था पहले वाले से भी x, दूसरे वाले से भी तीसरे, इस केस में मैं y ले रहा हूँ पहले कॉलम से, x ले रहा हूँ दूसरे कॉलम से, और x ले रहा हूँ तीसरे कॉलम से। मैंने क्या, इसी प्रकार टेकिंग, दूसरे वाले डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर y x, देखो इससे तो x ही आ रहा था, इससे भी x, इससे भी x, पर क्या हो रहा है, यहाँ से y आएगा, यहाँ से x और यहाँ से x, एंड x फ्रॉम C1 C2 एंड C3। C1 से y लिया गया है, C2 से x और C3 से भी x लिया गया इन डिटरमिनेंट 2, दूसरे डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा y इंटू x, यहाँ बच जाएगा 1 4 8 1 4 8, यहाँ हो गया 1 2 और 3, ये कुछ इस प्रकार से बचा। तो अगर मैं आपके पास पूछूं, मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, जो पहले तो प्रॉपर्टी लगाई कि मैंने अलग अलग कर दिया दो डिटरमिनेंट के रूप में। पहले डिटरमिनेंट में तीनों रो से मैंने x उभयनिष्ठ ले लिया, तो 3 बार पहली रो से भी, दूसरे से भी, तीसरे, तो 3x आ गए। तो ये तो हो गया x के हिसाब से। यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ तो रो से लिया गया है R1 R2, यहाँ कॉलम से लिया गया, पहले कॉलम से y, दूसरे कॉलम से x और तीसरे कॉलम से भी x, तो यहाँ मिलेगा y x x। तो देखिए मुझे क्या प्राप्त हुआ है,
तो जब मैंने कॉमन लेने वाली जो प्रॉपर्टी अप्लाई की तो उसको उसके पश्चात मुझे कुछ इस प्रकार के प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ पीछे वाला जो डिटरमिनेंट है डेल टू, इसमें देखो जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है वो आइडेंटिकल है, और आपने पढ़ा जब आइडेंटिकल होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और हम आगे क्या बच गया केवल, यानी डेल इक्वल टू बच गया एक्स क्यूब 1 5 10 1 4 8 1 2 और 3। तो ये मुझे इस प्रकार से बचा, तो पीछे वाला भाग पूरा क्या हो गया 0। ठीक, तो क्योंकि वो आपके पास डिटरमिनेंट में जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं वो क्या आइडेंटिकल है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है, अब यानी आपके पास मुझे बच गया डेल इक्वल टू केवल क्या एक्स क्यूब 1 5 10 1 4 8 1 2 और 3, ये मुझे बच गया आपके पास, बाकी वो भाग 0 हो गया। ठीक है, तो डेल की वैल्यू मुझे कुछ ऐसे प्राप्त हुई। इसके बाद आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना मैंने आपको बताया तृतीय कोटि का आपके पास। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो इसके आधार पर आप इजीली इसका मान निकाल सकते हो, जो कि क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 और केवल मिलेगा एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई। ठीक, एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। एक तरीका ये है कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और लगाऊँ, और प्रॉपर्टी लगाऊँ जो लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपके पास क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो हमने आपके पास एज ए ऑपरेशन पढ़ी है कहाँ, आव्यू में। और आपने उसके आव्यू के दौरान क्या क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया था, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया, हमने बनाया 0। हमने क्या बनाया 0। यहाँ पर भी हम क्या बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मैक्सिमम प्लेस में क्या बनाएंगे, मैक्सिमम 0 बनाने वाले हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास नोट है कि हम क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करेंगे इन डिटरमिनेंट डेल में। हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट में 0 बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए जो 6th प्रॉपर्टी है उसी का यूज़ होने वाला ज़्यादातर। 6th प्रॉपर्टी जो नहीं है, जो लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब आपको 0 बनाने तो पहले से आते हैं, मैंने आपको आव्यू में भी बताया था 0 1 0 वाला गेम जो ऑपरेशन के द्वारा हमने ए इनवर्स निकाला था। ठीक, वही मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा, और देखो मैक्सिमम स्थान पर 0 बनाने की कोशिश करूँगा। और ऐसा आपको क्या करना है, किसी पंक्ति या किसी कॉलम के लिए बनाना है, और सबसे सरल है 1 1 1 वाले में। किसमें 1 1, यह करना पहले रो में 1 1 1। तो मैं इस 1 की मदद से इसको भी 0 बनाऊंगा, और इस 1 की मदद से इसको भी 0 बनाने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑपरेशन थे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ के रूप में होना है। पर यहाँ पर क्या है, वहाँ आपको कहा गया था कि रो से शुरुआत करनी तो रो तक ही खत्म करना है, या कॉलम से शुरुआत की कॉलम में ही खत्म करना है। पर यहाँ रो कॉलम कुछ भी लगा सकते हो आपके पास। ठीक है, बस क्या करना है, मैक्सिमम प्लेसेस में 0 बनाना है, और 0 बनाना हमको आता है। ये 1 बन गया, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाऊंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, देखो मुझे इसको 0 बनाना है इसकी मदद से, तो इसको 0 बनाना है, तो वो कॉलम में 2 में, तो मैंने क्या किया, C2 में C1 को माइनस कर दिया भाई, अपने आप ही 1 - 1 0 हो गया। ऐसे ही C3 में भी C3 माइनस C1 कर दिया। और आपको बताया कि इस ऑपरेशन को लगाने, इन ऑपरेशन को लगाने पर सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, यानी आपके पास वो डेल ही रहेगा, डेल इक्वल टू एक्स क्यू। अब देखो ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होता है, पहला कॉलम में कोई ऑपरेशन है वो ऐसे उधर जाएगा 1 5 और 10। अब देखो दूसरे कॉलम में पहले कॉलम का माइनस हो तो 1 - 1 कितना हो गया 0। फिर 5 - 4 होता है, कितना होता है 5 - 4। तो आपके पास इजीली कितना मिल गया, आपके पास सिंपल सा, आपके पास देखो अब ये तो 0 हो गया। अब आपके पास था 4 में आपके पास माइनस करना है 5 को आपके पास। ठीक है, तो क्या मिलता है आपके पास, तो इसमें से इसको माइनस करने तो हो जाएगा -1। ऐसे ही 8 में से इसको करेंगे तो -2। ऐसे ही आपके पास ये करना है C3 में भी से C1 को माइनस, C3 में से करेंगे तो 0, फिर 2 - 5 करेंगे तो -3, और 3 - 10 करेंगे तो -7। और जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब, क्योंकि पहली पंक्ति में मैक्सिमम शून्य हो गए हैं, तो हो जाएगा x3। अब देखो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, बीच में माइनस, और ये हो गया 6। और आगे क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हैं तो 0 + 0 ही लिख दिया आपके पास, तो ये हो रहा है x3 × 1 यानी x3। सिंपल सा आपके पास है। बस आपको क्या हो रहा है, जो वहाँ पर हमने आव्यू के केस में ऑपरेशन के रूप में पढ़े हैं वो यहाँ पर क्या है, एज ए प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या होगा, प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने का 1 और 0 0 बनाना। यही आपके पास यहाँ पर भी होने वाला है। 0 0 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी हमको सारणिक की वैल्यू निकालनी हो
तो हम उस पंक्ति या उस कॉलम के अनुदिश विस्तार करते हैं जिसमें मैक्सिमम शून्य होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टीज़। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो गई हैं, और जो मैंने इसी वीडियो में बताया वही 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी हमने यहाँ पर किया है आपके पास, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथ में मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.2 है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पास, तो उसके कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ आपके पास, ठीक।